हेलो बच्चों, वेलकम बैक। सॉलिड स्टेट में हम लोगों ने आगे जो पढ़ा था, पिछली क्लास की बात मैं करूं तो हम लोगों ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसको कहते हैं रेसिप्रोकल स्पेस का कॉन्सेप्ट। और कॉन्सेप्ट की शुरुआत कैसे हुई थी? कॉन्सेप्ट की शुरुआत हुई थी फूरिये ट्रांसफॉर्म से या फूरिये सीरीज से, फूरिये के कॉन्सेप्ट से। तो सवाल हमारे पास क्या था? सवाल ये था कि जो हम क्रिस्टल पे एक्सरे गिराते हैं, क्रिस्टल पे एक्सरे गिरने के बाद एक्सरे क्रिस्टल से बाहर निकलती है, बाहर निकलने के बाद वो किसी फोटोग्राफिक प्लेट पर गिरती है, वहाँ बहुत सारे ब्राइट स्पॉट बनाती है। वो जो स्पॉट होते हैं सब ब्राइटनेस बराबर नहीं होते, कुछ ज़्यादा ब्राइट होते हैं, कुछ कम ब्राइट होते हैं, कुछ ज़्यादा बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। तो अब लोगों ने कहा कि ये स्पॉट क्यों बन रहे हैं? जाहिर सी बात है कि ये कुछ क्रिस्टल के अंदर कुछ एटॉमिक अरेंजमेंट होगा जिसकी वजह से स्पॉट बन रहे हैं। लेकिन क्रिस्टल है 3 डायमेंशनल, फोटोग्राफिक प्लेट है 2 डायमेंशनल और उसमें बहुत सारे स्पॉट बने हुए हैं। तो अब बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने थी कि ये स्पॉट क्या दिखा रहे हैं। तो जब इसकी एनालिसिस करनी शुरू की गई तो लोगों ने, मतलब जो उस समय के लोग थे, जो फिजिसिस्ट थे, उन लोगों ने इस बात को एनालाइज किया कि अगर हम क्रिस्टल को रियल चीज़ माने जो कि है, तो उस क्रिस्टल के अंदर की जो जानकारी है जो कि हमारे फोटोग्राफिक प्लेट पे गिर रही है स्पॉट के रूप में, उसको हम फूरिये सीरीज के थ्रू, फूरिये एनालिसिस के थ्रू समझ सकते हैं। और ये बहुत अच्छी बड़ी डिस्कवरी थी कि क्रिस्टल की जानकारी जो हमारी इमेज पे दिख रही है, जो हमारे पैटर्न में दिख रहा है, वो असल में क्रिस्टल के अरेंजमेंट का फूरिये ट्रांसफॉर्म है। और फूरिये ट्रांसफॉर्म, फूरिये सीरीज में हम जानते हैं कि बहुत सारे टर्म ऐड होते हैं। तो एक फंक्शन दिखता है लेकिन वो फंक्शन बहुत सारे टर्म से मिलके बना होता है, साइन कॉस के टर्म होते हैं। फूरिये सीरीज में यही होता है, आप देखो पलट के। तो फूरिये सीरीज इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसमें नंबर ऑफ साइन कॉस के टर्म होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे क्रिस्टल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स हैं, वो नंबर ऑफ एटम्स की इमेजेस मिला के आपके पास एक स्पॉट दिख रहा है। इट इज जस्ट लाइक वी हैव अ सीरीज ऑफ साइन कॉस टर्म एंड जब वो सब टर्म जुड़ करके एक फंक्शन दिखाता है, सुपरपोजिशन जैसा वहां पर हो रहा है। तो इस तरह की जो एनालिसिस है उससे हमने समझ में आया कि ओके, फूरिये सीरीज इज अ बेस्ट ऑप्शन। अब फूरिये सीरीज में एक चीज हम देखते हैं, फूरिये ट्रांसफॉर्म में देखते हैं कि अगर रियल स्पेस में दो बिंदुओं के बीच की दूरी a है, तो जब आप इसका फूरिये एनालिसिस करोगे तो आपका सारी जानकारी 2/a के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ये फूरिये सीरीज का नेचर है, फूरिये एनालिसिस का नेचर है। तो हम अगर ये L है तो ये हो गया 1/L, यानी इसका रेसिप्रोकल। तो ये रेसिप्रोकल करने का जो प्रॉपर्टी है, इस वजह से इसको हम फूरिये स्पेस कहते हैं या रेसिप्रोकल स्पेस कहते हैं। तो रेसिप्रोकल स्पेस क्या है? जहां डायरेक्टली अगर डिस्टेंस L है तो रेसिप्रोकल स्पेस में डिस्टेंस 1/L हो जाएगा। और 2π वर्ड जो होते हैं, इसको हम पीरियोडिसिटी को मेंटेन करने के लिए, आप एक तरह से मैथमेटिकल एनालिसिस के तहत हमने इस टर्म को यहाँ पर रखा है। हालांकि जो क्रिस्टलोग्राफर होते हैं वो इस टर्म को बहुत पसंद नहीं करते, बट हम एज अ फिजिक्स प्रैक्टिशनर्स इसको हम अपने साथ रखते हैं। इससे हमारी पीरियोडिसिटी की जो समझ है वो मेंटेन रहती है। हाँ, 2π के फॉर्म में, 2 डायमेंशनल सिमेट्री के फॉर्म में हमारे पास कुछ है। ये हम लोगों ने पिछली बार पढ़ लिया था, वहां तक पढ़ लिया था और कुछ एनालिसिस की थी, कुछ फूरिये के फॉर्म में कहा था। और कहा था कि अगर हमारे पास डायरेक्ट स्पेस में कोई डिस्टेंस L है और फूरिये स्पेस में वो डिस्टेंस 1/L है, तो डायरेक्ट स्पेस में अगर हम कोई वेक्टर t डिफाइन करते हैं और t को डिफाइन करते हैं कोई कांस्टेंट u1a, u2 a2 और u3 a3, तो फूरिये स्पेस में भी हम इसी तरह से कुछ पॉइंट बना सकते हैं। जैसे डायरेक्ट स्पेस में हम लैटिस पॉइंट बनाते हैं, वैसे फूरिये स्पेस में भी हम कुछ लैटिस पॉइंट बनाएंगे। आज हम सीखेंगे उसको बनाना, और इनको रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट कहते हैं। और इनके यहाँ भी हम एक डिस्टेंस डिफाइन कर सकते हैं जिसको कि हम वेक्टर g कहते हैं। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में इस g तक की बात कर ली थी, एक इक्वेशन हम लोगों ने लिख लिया था कि हम इस g को जो है वो 2π/a टाइम्स सम डायरेक्शनल वेक्टर के साथ इसको जोड़ेंगे। अब ये क्या होगा, आई कैप तो हमने जस्ट ऐसे लिख दिया है वेक्टर दिखाने के लिए, लेकिन एक्चुअल में वहाँ कौन सा वेक्टर होगा रेसिप्रोकल स्पेस में, इसकी एनालिसिस आज के लेक्चर में हमें करनी है। तो हम उसी बात को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, इससे पहले जहाँ तक हम लोग ने पिछली बार बात की थी उसके आगे शुरू करते हैं। ये हमारा रेसिप्रोकल स्पेस का पार्ट 2 है। इसमें आप
लिखें, हेडिंग लिखें, प्रॉपर्टीज ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस स्पेस, प्रॉपर्टीज ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस स्पेस। बहुत जल्दी से हम इसको कुछ डिक्टेट कर देते हैं, आप लिख लीजिएगा, लेकिन उससे पहले जरा समझ लें हम लोग लिखने क्या वाले हैं। जैसा कि मैंने बताया, रेसिप्रोकल स्पेस में डिस्टेंसेस जो होती हैं वो डायरेक्ट लैटिस का मतलब होता है जो हमारी एक्चुअल क्रिस्टल है। एक्चुअल क्रिस्टल में एटमों के बीच की दूरी कुछ माइक्रोमीटर है, तो रेसिप्रोकल में क्या हो जाएगा 2 पाई बाई माइक्रोमीटर। तो जाहिर सी बात है वो सब बढ़ जाएगा। देखो एक फ़ायदा क्या है, अगर एक्चुअल में दो एटमों के बीच की दूरी है 10⁻⁹ मीटर सपोज, तो रेसिप्रोकल में क्या हो जाएगी 2 पाई बाई 10⁻⁹, और ये हो जाएगा 2 पाई इंटू 10⁻⁹ 1 बाई मीटर, ऐसा होगा। तो आप देखो यहाँ जो ये नंबर है ये तो बहुत छोटा सा है, लेकिन उसके एवज में यहाँ पर जो नंबर है ये काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो नंबर एक इन्वर्स होने से हमें फ़ायदा होता है कि हम बड़े नंबर डील करते हैं। अब बड़े नंबर के साथ एक तो हमने यहाँ पर माइनस छुटकारा पा लिया, देखो यहाँ माइनस नहीं है, तो हम लॉग वगैरह इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो बड़ा नंबर होने का अपने आप में एक फ़ायदा हमारे पास, लॉगरिथमिक वगैरह हम टूल इस पे अप्लाई कर सकते हैं। ये तो एक एनालिटिकल बात हो गई है हमारे सामने। तो इसे कहते हैं, ये होता है डायरेक्ट लैटिस, मतलब जो सच में एटम के बीच में दिख रहा है, और ये है उसका रेसिप्रोकल लैटिस स्पेस की बात हो जाएगी। अच्छा, अगर हमने डायरेक्ट लैटिस में हम अब एक्सरे यूज कर रहे हैं तो एक्सरे की वेवलेंथ लैम्डा है, लेकिन रेसिप्रोकल में जब जाओगे तो ये जानकारी हर चीज पलट जाएगी, तो जानकारी हो जाएगी 2 पाई बाई लैम्डा। अब 2 पाई बाई लैम्डा क्या होता है के, तो आपने एक एक्सरे भेजी तो डायरेक्ट लैटिस में कहोगे कि हमने 2 एंगस्ट्रॉम की एक्सरे भेजी, लेकिन हम रेसिप्रोकल स्पेस में इसको डिवाइड करके जो नंबर आएगा हम कहेंगे उस नंबर का वेव, उस वेव नंबर की एक्सरे आई है। तो रेसिप्रोकल स्पेस में हम बात करेंगे के की टर्म में, के को हम वेव नंबर कहते हैं, और अगर इसके ऊपर वेक्टर लगा दें तो इसको हम वेव वेक्टर कहते हैं। दो इसकी चीजें होती है, तो वेव वेक्टर का मैग्नीट्यूड वेव नंबर होगा और वो नंबर यहां से निकल के आएगा। ठीक है, यहां तक की बात हो गई। अब एक चीज आपने फोटोन के बारे में सुना है, फोटोन जो होता है, फोटोन अब वेव पार्टिकल डुअलिटी वगैरह करें तो P बराबर होता है H क्रॉस K, एक फॉर्मूला होता है P बराबर H क्रॉस K। तो P जो हो गया वो फोटोन का मोमेंटम हो गया और K जो है उसका वेव नंबर है। तो इसका मतलब है रेसिप्रोकल स्पेस में अगर आपकी जानकारी K के टर्म में होती है तो हम कह सकते हैं, चूंकि K H क्रॉस को प्रोपोर्शनलिटी के साइन के रूप में अगर हम हटा दें तो मोमेंटम प्रोपोर्शनल टू K हो जाएगा, यानी जहां कहीं K लिखा है वहां मोमेंटम के टर्म में अपनी जानकारी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम रेसिप्रोकल स्पेस का एक और नाम पाते हैं। रेसिप्रोकल स्पेस का एक और नाम है जिसे कहा जाता है मोमेंटम स्पेस। लॉजिक क्या है, एक तो फूरियर सीरीज के साथ जुड़ा हुआ है तो फूरियर स्पेस, वहां सारी डिस्टेंस है तो वो डिस्टेंस या टाइम जो भी आप लोगे वो 1/2 पाई बाई हो जाता है, तो रेसिप्रोकल स्पेस। और रेसिप्रोकल स्पेस में खास तौर पे लैम्डा जो होता है, जो एक्सरे की वेवलेंथ है, उसको हम रेसिप्रोकल स्पेस में वेव नंबर के टर्म में लिखते हैं, और वेव नंबर जुड़ा होता है फोटोन मोमेंटम से। तो अब आप इस रेसिप्रोकल स्पेस को मोमेंटम स्पेस भी कहते हो, सारी जानकारी मोमेंटम के टर्म में है। तो ये सब हमारे सामने इसके प्रॉपर्टी हैं जो खुल करके सामने आ रही हो, जिनका हम आगे यूज करेंगे। तो लिख ले जल्दी से 5-6 लाइनें लिखें। द ब्रेविस लैटिस इज अ रेगुलर पीरियोडिक अरेंजमेंट। द ब्रेविस लैटिस जो हम लोग ने पढ़ा था ना, FCC सिंपल क्यूबिक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, उसकी बात कर रहे हैं। द ब्रेविस लैटिस इज अ रेगुलर पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट्स, periodic arrangement of lattice points in real space, periodic arrangement of lattice point in real space and called as direct lattice, उसको direct lattice word इस्तेमाल करते हैं, and called as direct lattice, full stop। the reciprocal space, the reciprocal space is a Fourier space, is a Fourier space, and it is a mathematical structure. Again I am saying this is a mathematical structure.
कोई चीज़ जो रियल है उसको तो हम देख सकते हैं, उसको हम एनालिसिस कर सकते हैं, बट जो फूरियर स्पेस है इट इज़ समथिंग विच इज़ मैथमेटिकल नेचर, आप उसको मैथमेटिकली उसकी डील करते हैं। तो हम स्केल लेकर के, छोटा सा प्रोब लेकर के क्रिस्टल के दो एटमों के बीच की दूरी तो नाप सकते हैं, लेकिन हम वैसी स्केल किसी रियल स्पेस उस तरह तो हम बना रहे फूरियर स्पेस, तो हम किसी तरीके से एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर के थ्रू बना रहे हैं। तो इट इज़ अ मैथमेटिकल स्ट्रक्चर, फुल स्टॉप। रेसिप्रोकल स्पेस इज लाइक अ यूजफुल टूल। हम ये कह रहे हैं ना, रेसिप्रोकल स्पेस इज लाइक अ यूजफुल टूल टू एनालाइज द इंटरेक्शन ऑफ एक्सरे विद द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्या लिख रहे हो आप? रेसिप्रोकल स्पेस इज लाइक अ यूजफुल टूल टू एनालाइज द इंटरेक्शन ऑफ एक्स-रेज विद द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। X-rays with the crystal structure. So we are using it as a tool. Okay, let me explain you something. आप लोगों ने हो सकता है ऑब्जर्व किया हो, जैसे आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कभी देखी कोई घड़ी जो खैर आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों का ज़माना है, लोग घड़ी बांधना भी बंद कर चुके हैं, फ़ोन होता है। कभी सोचिए किसी कस्बे इलाके में जाएं, गांव की तरफ, तो घड़ी बनाने वाला एक आदमी होगा तो वो आँख के पास एक लेंस लगाता है, एक ब्लैक कलर का कोई डिब्बा जैसा होता है, उसको लगा लेता है, आँख फिट कर लेता है आँख के ऑर्बिट में। तो इमेजिन करो कि हमारे पास एक घड़ी है, छोटी सी घड़ी, कलाई घड़ी, जिसमें बहुत छोटे छोटे पुर्जे होते हैं, तो ऐसे पुर्जे कुछ बने हैं। अब घड़ी वाला क्या करता है, मान लो उसने एक लेंस लगाया, अब उस पर लाइट गिरी, तो जब लाइट इससे गुजरी तो इसका इमेज जो है वो बड़ा बना, है ना। इस लेंस ने वही सारी ऑप्टिक्स आप लगाओ, फर्स्ट फोकस पे रखा तो सेकंड फोकस पे उसकी बड़ी इमेज बनी, मैग्नीफाइड इमेज बनी, और आदमी फिर यहाँ से उसको देख रहा है। तो आदमी जो घड़ी बनाने वाला है वो इस घड़ी के साइज उतना ही बड़ा, इसके अंदर के पुर्जे उतने ही बड़े हैं, लेकिन इसकी इमेज एक बड़ी बन रही है। बड़ी इमेज बनने से हम आंखों से उसको बड़ा बड़ा देखते हैं, तो हमें आंखों पर जोर नहीं लगाना पड़ता है। अब वो कुछ कर रहा है तो छोटे छोटे पुर्जे लेकर के वो इनको ठीक कर रहा है, देख रहा है बड़ा इमेज लेकिन ठीक यही कर रहा है। तो उसको अपनी निडल बड़ी दिखाई पड़ती होगी, पेचकस बड़ा दिखाई पड़ता होगा, सब कुछ। अब आप जरा समझो, यहाँ पर काम हो रहा है यहाँ पर, लेकिन जो ये दिख रहा है इसने क्या किया, इसकी सुविधा को बढ़ा दिया। तो ये चीज कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रही है कि भाई ठीक है आपने घड़ी के बड़ा इमेज है तो आपने घड़ी का बड़ा इमेज अपने जेब में रख लिया। आप इसको आप कुछ भी नहीं कर सकते, इसको आप खींच नहीं सकते। इट इज वर्चुअल काइंड ऑफ थिंग, ये है रियल। लेकिन जो भी बदलाव हो गए ना, तो सुई से वो पेचकस से तो यही कर रहा है, इससे उसकी सुविधा बढ़ रही है। बस यही लॉजिक समझो। डायरेक्ट लैटिस की जानकारी हम रेसिप्रोकल स्पेस में देख रहे हैं, तो जो हम फूरियर स्पेस बना रहे हैं, रेसिप्रोकल स्पेस बना रहे हैं, इसकी सहायता से सिर्फ हम इस डायरेक्ट लैटिस की सही जानकारी निकालना चाहते हैं। इट इज जैसे ये कुछ नहीं है, लेकिन इससे सुविधा बढ़ जाती है। वैसे फूरियर स्पेस की एनालिसिस या रेसिप्रोकल स्पेस की एनालिसिस से हमारी सुविधा बढ़ जाती है। तो इट इज लाइक अ मैथमेटिकल टूल। ओके, आई होप यू कैन अब थोड़ा सा इसको समझ पा रहे होगे और अच्छी तरह से। तो आगे लिखो, इसके आगे लिखो, द रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर। द रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ, इसे 2π/λ को हम कह रहे हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर k, इज कॉल्ड वेव नंबर, हटा दो इसके ऊपर से, इज कॉल्ड वेव नंबर k, and the momentum, the reciprocal of wavelength is called k, and the momentum is proportional to k. P is proportional to k. Therefore the reciprocal space is also known as the momentum space. Therefore the reciprocal space is also known as the momentum space. इसलिए इसको हम momentum space भी कहते हैं। अच्छा, अब ये सब समझ गए, आप एक नया नाम सीख गए। अब आते हैं हाउ टू कंस्ट्रक्ट द रेसिप्रोकल स्पेस। अभी जो गणितीय रूप से जो हमने बनाया है, इसको हम कैसे क्रिएट करें, कैसे अपनी मैथमेटिक्स के यूज में लाएं, इसको हम समझते हैं। तो एक क्रिस्टलोग्राफर हुए हैं MJ बर्जर, उनकी बहुत अच्छी किताब भी है क्रिस्टलोग्राफी के ऊपर, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी 1967-70 के ज़माने में लिखी हुई, लेकिन मूल सिद्धांत उसके बहुत अच्छे से उन्होंने बताए। तो MJ बर्जर ने एक तरीका बताया था कि आप कैसे डायरेक्ट लैटिस स्पेस से एक फूरियर स्पेस या एक रेसिप्रोकल स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, हेडिंग लिखेंगे कंस्ट्रक्शन
ऑफ रेसिप्रोकल स्पेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिप्रोकल स्पेस। और यहाँ पर हम एमजे बर्जर मेथड को अडॉप्ट करेंगे जो कि पूरी दुनिया में अडॉप्ट होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने काम किया था उसका नाम क्या था, एमजे बर्जर, प्रोफेसर एमजे बर्जर। तो यहाँ पे लिखें एमजे बर्जर सजेस्टेड द फॉलोइंग मैथड, एमजे बर्जर सजेस्टेड following method to construct the reciprocal lattice space, to construct the reciprocal lattice space। मैं आपको एक बार बना के दिखा देता हूँ, फिर उसको पॉइंट वाइज आपको लिखवा देंगे। जैसे फॉर इंस्टेंट सपोज आप सोचें ऐसे कि आपके पास एक क्रिस्टल है, डायरेक्ट लैटिस की बात हम कहें तो ऐसा एक क्रिस्टल है। ओके, ये हमारा एक क्रिस्टल है। अब हम क्या करते हैं, मान लें हम इस पॉइंट को ओरिजिन चुन लें। तो एक तो प्लेन ये है, आप देख रहे हो ये एक हमारा प्लेन है, और इसके पैरेलल में एक प्लेन ये है। दो प्लेन है हमारे पास, हम चलो इसी के बारे में बात करते हैं पहले। तो ये है हमारी एक्स एक्सिस, ये है हमारी जेड एक्सिस, और ये है हमारी वाई एक्सिस। अब हम क्या करें, पहले एक्स दिशा की बात करें। इन दोनों प्लेनों के बीच की दूरी ले लेते हैं, इन दोनों प्लेन के बीच की दूरी। अब देखो हर प्लेन का अपना एक मिलर इंडिसेस होगा, तो इसका मिलर इंडिसेस है HKL से डिनोट करते हैं। तो हम मिलर इंडिसेस को डिनोट करते हैं HKL से। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, चूंकि x पे कट कर रहा है तो x पे हो जाएगा 1, और y के पैरेलल है, z के पैरेलल है तो 0 0। तो भाई आपका ये जो प्लेन है, इस प्लेन का नाम हो जाएगा 1 0 0, और ये है हमारी ओरिजिन। तो ये जो डिस्टेंस है, ये इन दोनों प्लेनों के बीच की डिस्टेंस हमने लिख दी DHKL। DHKL मतलब इस, अब देखो इस प्लेन का नंबर और इस प्लेन का नाम एक ही होगा, वही 1 0 0 है तो ये भी 1 0 0 होगा। तो पैरेलल प्लेन जो होते हैं उनके नाम क्या होते हैं, उनके नाम एक दूसरे के साथ, मतलब जो इसका नाम है वही इसका नाम, वही इसका नाम, तो 1 0 0 1 0 0 1 0 0 ऐसे होगा। तो इसके बीच का DHKL आपने नोट कर लिया, आपने मान लिया ये ओरिजिन है। तो बर्जर कहते हैं कि किन्हीं दो प्लेनों के बीच, जैसे फैमिली ऑफ प्लेन है तो भी, तो दो प्लेनों के बीच का आपने डिस्टेंस निकाल लिया, तो डिस्टेंस आ गया DHKL। फिर क्या करो, इस डिस्टेंस का रेसिप्रोकल ले लो, तो आपने सिग्मा HKL लिख लिया। तो आपने 1/DHKL लिया, तो आपके पास ये सिग्मा HKL आ गया। फिर अब अगर इसकी वैल्यू है 10⁻⁹ मीटर, तो सिग्मा की हो जाएगी 10⁻⁹ 1 मीटर। अब इसकी कोई स्केल ले लो, मान लो आपके पास एक ग्राफ पेपर है, तो आपने ग्राफ पेपर पे लिया कि 10⁻³ डिविजन्स, कुछ स्केल ऐसे लेते हो कि एक डिब्बा बराबर 10 सेंटीमीटर लेते हो, एक डिब्बा बराबर 1 किलोमीटर लेते हो, जब ग्राफ पेपर पे नोट करते हो। तो मान लीजिए आपने किया एक 10 स्मॉल बॉक्स बराबर 10⁻³ मीटर, या 10⁻, कुछ भी ऐसे, मतलब हम एक जस्ट मान रहे हैं कोई, उस तरह से आपने एक स्केलिंग ले ली, और स्केलिंग ले करके इसी पॉइंट को ओरिजिन मानते हुए आपने वो वेक्टर, एक वेक्टर खींचना शुरू किया जो इसके लेंथ के बराबर है, सिग्मा HKL लेंथ के बराबर है। ओके, तो आपने एक डिस्टेंस खींचना शुरू किया। अब ये डिस्टेंस की लंबाई कितनी होगी, इसकी लंबाई उतनी होगी जितनी ये वैल्यू ली है, 10⁻⁹ मीटर है। सपोज 9 ब्लॉक है, 9 ब्लॉक को लंबा हमने एक वेक्टर खींचा, तो जहां हम इसी ओरिजिन से वेक्टर खींचेंगे और जहां वेक्टर खत्म होगा वहां हम एक डॉट लगा देंगे, और फिर हम क्या करेंगे, इस वेक्टर को मिटा देंगे। अब हमने इस वेक्टर को मिटा दिया और खाली एक डॉट आपको दिखा दिया। तो ये जो डायरेक्ट लैटिस है, इसमें जो ये प्लेन है 1 1 0 0, इन प्लेनों के बीच की दूरी का रेसिप्रोकल लेके एक वेक्टर खींचा और एक जहां वेक्टर खत्म हुआ वहां डॉट बना दिया। तो रेसिप्रोकल स्पेस में ये डॉट कहलाएगा 1 0 0। तो डायरेक्ट लैटिस में जहां आपके पास प्लेन है, दो प्लेनों के बीच की जो दूरी है, उसके आधार पर आपने एक डॉट बनाया। तो ये जो डॉट है, ये जितने भी 1 0 0 प्लेन होंगे इस तरह के, उन सब के लिए एक डॉट है। तो रेसिप्रोकल स्पेस में क्या देखते हो आप, डायरेक्ट लैटिस में जो प्लेन है,
वो इंफॉर्मेशन वहां एक डॉट के रूप में है। यानी अगर हम कहेंगे डायरेक्ट लैटिस में हमने एक्सरे भेजा, एक्सरे 100 प्लेन से टकरा के इधर गई, तो रेसिप्रोकल में हम दिखाएंगे कि हमारी एक्सरे आई इस पॉइंट से टकरा करके चली गई, इसका वेक्टर के था, इसका वेक्टर मान लो के डैश हो गया। तो डायरेक्ट लैटिस में हमारी जानकारी होगी लेमडा वेवलेंथ की लाइट आई और टकराने के बाद उसकी वेवलेंथ लेमडा डैश हो गई, तो रेसिप्रोकल स्पेस में कहेंगे कि हमारा एक्सरे आई विद द वेव नंबर के और रिफ्लेक्ट होकर के के डैश हो गया, और यहां हम कहेंगे प्लेन से टकरा करके एक्सरे गई है, तो यहां कहेंगे पॉइंट से टकरा करके एक्सरे गई, क्योंकि रेसिप्रोकल स्पेस में एक पॉइंट जो होता है वो डायरेक्ट लैटिस के प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अच्छा, इसी के साथ अब हम एक और चीज देखें। हमने एक प्लेन ये बना दिया, जरा सोचो, इस तरह का प्लेन बना दिया, ये एक प्लेन है, तो ये प्लेन को हम ऐसे दिखा दें, ये प्लेन है, ठीक है, और जो ओरिजिन है यहां पर भी ऐसे एक प्लेन मान सकते हो, ऐसे रहा होगा। तो एक प्लेन ये है जिसपे ओरिजिन है और एक प्लेन ये है, तो ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लो DHKL। इन दोनों के बीच की दूरी निकाला, और दूरी निकालने के बाद उसके लिए भी आपने इस तरह से सिग्मा HKL निकाल लिया जो रेसिप्रोकल होगा, और फिर इसी को मान करके फिर आपने वेक्टर खींचा, वेक्टर जहां रुका वहां पर आपने एक डॉट बना दिया। तो इस तरह से जैसे ये डॉट 100 को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो ये क्या होगा, ये x पे कट रहा है, ये z पे कट रहा है, y के पैरेलल, इसका नाम होगा 101 प्लेन। तो ये वाला जो डॉट है वो 101 प्लेन को दिखाएगा। तो हमने देखा इस तरह जितने प्लेन होंगे, ये इसके नीचे, इसके ऊपर, सबके लिए डॉट है 101 प्लेन का। ऐसे ही आपने एक प्लेन बीचों बीच माना, यहां पर इस जगह पे बिल्कुल आधे में, हाफ पर है ये, इसके लिए भी दूरी निकालो यहां से, इसके लिए डॉट बना दोगे, तो इस तरह के जो प्लेन है उसके लिए बन जाएगा, जो कि इसी के पैरेलल है, तो वही होगा। आप कोई आड़ा टेढ़ा सा प्लेन सोचो, इस तरह का एक प्लेन है, उसके लिए भी एक स्पॉट बन जाएगा। कोई टॉप वाला प्लेन है, इसके लिए यहां कोई स्पॉट बन जाएगा। तो हमारा कहने का मतलब है कि आप इस डायरेक्ट लैटिस में जितने संभावित तरह के प्लेनों की परिकल्पना कर सकते हैं उतने तरह के प्लेन आप बनाइए, ओरिजिन से उसकी DHKL निकालिए, उसका रेसिप्रोकल करिए, वेक्टर ड्रॉ करिए और एक डॉट बना दीजिए। तो डायरेक्ट लैटिस अगर आपके पास है तो उसके अंदर जितने भी संभावित प्लेन हैं उनके लिए आप ऐसे बहुत सारे डॉट बना सकते हो। क्योंकि प्लेन है ना, तो प्लेन तो रैंडम तो होंगे नहीं। आप कैसे मानोगे, आप 30 डिग्री झुका मानोगे, आप 60 डिग्री मानोगे, आप 90 डिग्री मानोगे, ऐसे ही तो संभावित प्लेनों की बात करोगे। ऐसे बात करोगे तो आपके पास ऐसे बहुत सारे डॉट बन जाएंगे। ये जो डॉट होंगे, चूंकि ये प्लेन, क्योंकि क्रिस्टल के अंदर एक रेगुलरिटी होती है, एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है। अगर ऐसे प्लेन माने तो ऐसे ही बराबर दूरी के बहुत सारे प्लेन होंगे, ऐसे प्लेन माने तो ऐसे बराबर दूरी के बहुत सारे प्लेन होंगे। तो जैसे यहाँ एक रेगुलरिटी है तो उनके बीच की दूरी का रेसिप्रोकल लेकर के डॉट बनाओगे तो वहां पर भी रेगुलरिटी रहेगी। तो कुल मिला के हम ये देख पाएंगे अल्टीमेटली, अगर हम इसको थोड़ा ठीक से बनाना चाहें तो आप कुछ ऐसे बना सकते हो। आप क्या करो, आपने मान लो डायरेक्ट लैटिस में ऐसे कुछ लिया, ये ओरिजिन हम 2 डायमेंशनली बना रहे हैं। आपने एक प्लेन ये मान सकते हो, आप एक प्लेन ये मान सकते हो, आप एक प्लेन ऐसे मान सकते हो, आप एक प्लेन कोई बीच का मान सकते हो, आप एक प्लेन ऐसे मान सकते हो, आप कोई प्लेन ऐसे मान सकते हो, आप प्लेन ऐसे तो आप कुछ बनाओगे। तो क्या करोगे, फिर वही सारा काम करो, उनके बीच की दूरी लो, रेसिप्रोकल लो। तो इस हिसाब से आपके पास यहाँ कोई डॉट बनेगा, यहाँ कोई डॉट बनेगा, यहाँ कोई डॉट बनेगा, यहाँ डॉट बनेगा, डॉट बनेगा। इस तरह से आप यहाँ पर इस डायरेक्ट लैटिस के लिए कई सारे डॉट बना पा रहे होगे। और सबसे खास बात क्या है, जैसे ये सेट ऑफ प्लेन है, इसके लिए ये डॉट बन गया, इसी तरह से और प्लेन है उनके लिए डॉट बन गया, कोई तिरछा प्लेन है उसके लिए ये डॉट बन गया, कोई अलग एंगल प्लेन है उसके लिए ये डॉट बन गया। तो यहाँ से जो आप वेक्टर खींच करके इस तरह से बहुत सारे डॉट बना रहे हो, तो आप इनके बीच में भी वैसे ही कुछ रेगुलरिटी देख रहे हो जैसे कि एक्चुअल लैटिस में है। तो इस तरह से हम एक रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट बना देंगे। आप खास बात आप देख रहे हो कि रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट के बीच की दूरी ज्यादा है, तो आपका जो रेसिप्रोकल लैटिस स्पेस होता है उसमें दूरी दूर दूर होती है। कारण क्या है, क्योंकि वो आप उनके बीच की डिस्टेंस को रेसिप्रोकल करते ही वो बड़ा वेक्टर बन जाता है, इस वजह से। तो ये एक एम्प्टी स्पेस दिख रहा है,
एम्प्टी स्पेस मतलब खाली खाली सा यहाँ दिख रहा है, पॉइंट थोड़ा दूर दूर दिख रहे हैं। तो यहाँ जहाँ के पास पास दिखते हैं रेसिप्रोकल डायरेक्ट लैटिस में, रेसिप्रोकल में दूर दूर दिखते हैं, पर ठीक है वो इसकी प्रॉपर्टी है। बट इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट आपको दो चीज समझनी है यहाँ पर। एक तो एक एम्प्टी स्पेस दिख रहा है, दूसरा इसमें हर डॉट, हर लैटिस पॉइंट, जिसको रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट कहेंगे, वो किसी प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। तो डायरेक्ट लैटिस में जहां एक्सरे प्लेन से रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाते हैं, हम रेसिप्रोकल स्पेस में उन रिफ्लेक्शन को एक पॉइंट से दिखाएंगे। तो ये जो पॉइंट है असल में ये प्लेनों का रिप्रेजेंटेशन है रेसिप्रोकल स्पेस में। ठीक है, ये है। अब चलो लिख लो इसको जल्दी से। पहला पॉइंट लिखो, कंसीडर अ पॉइंट इन डायरेक्ट लैटिस। सबसे पहला आपको क्या करना है, पहले डायरेक्ट लैटिस में एक कोई पॉइंट मानो, कंसीडर अ पॉइंट इन डायरेक्ट लैटिस एज ओरिजिन, एज ओरिजिन, फुल स्टॉप। ड्रॉ और नॉर्मल, एक नॉर्मल ड्रॉ करिए, जैसे यहां से यहां तक ड्रॉ करिए नॉर्मल। ड्रॉ और नॉर्मल फ्रॉम द ओरिजिन टू एवरी सेट ऑफ प्लेन। ड्रॉ और नॉर्मल यानी फ्रॉम ओरिजिन, इस ओरिजिन से नॉर्मल ड्रॉ करो जितने भी प्लेन हैं। ड्रॉ नॉर्मल फ्रॉम ओरिजिन टू एवरी सेट ऑफ प्लेन। ओके, दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, जो वो नॉर्मल है, जैसे एक प्लेन यहाँ है, यहाँ से आपने इस प्लेन पे दिया, तो वो जो नॉर्मल ड्रॉ किया उसकी लंबाई निकाल दो। उसकी लंबाई हम क्या लिखेंगे, उसकी लंबाई लिखेंगे DHKL। HKL मतलब हमने जिस प्लेन पे ये नॉर्मल ड्रॉ किया है उसकी मेजर इंडिसेस है। तो यहाँ पे लिखो दूसरा पॉइंट, कैलकुलेट द लेंथ DHKL बिटवीन द प्लेन्स। Calculate the length DHKL between the planes and set a length sigma HKL बराबर 2 पाई बाई DHKL। सिग्मा HKL इज इक्वल टू 2 पाई बाई, वही 2 पाई तो जैसा हम लोग शुरू से यूज करते आ रहे हैं रेसिप्रोकल के साथ 2 पाई पीरियोडिसिटी के लिए, वो आप कर दो 2 पाई बाई DHKL। फुल स्टॉप। आपने ये सिग्मा HKL निकाल लिया। थर्ड पॉइंट लिखो, ड्रॉ अ वेक्टर, एक वेक्टर ड्रॉ करो जिसकी एरो हो जिसके आगे। ड्रॉ अ वेक्टर फ्रॉम सेम ओरिजिन, ड्रॉ अ वेक्टर फ्रॉम सेम ओरिजिन of length sigma HKL। Draw a vector from same origin of length sigma HKL and put a dot at the end of the vector, and put a dot at the end of the vector। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पैराग्राफ लिखो, पॉइंट नहीं, नेक्स्ट पैराग्राफ लिखो। बाय दिस प्रोसेस फॉर डिफरेंट पॉसिबल पैरेलल प्लेन सेट्स, बाय दिस प्रोसेस फॉर डिफरेंट सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स, सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स, वी विल गेट series of points, we will get series of points called reciprocal lattice point, reciprocal lattice points, and the whole space and the whole complete job, the whole and the whole construction and the whole construction यानी कि collection of points is called reciprocal space, is called reciprocal space। तो मेरे ख्याल से आप जैसे अब
ऐसा कुछ बना लो, ऐसे ही कुछ, मतलब जो हम बना देते हैं थोड़ा सा ठीक से, और फिर से बना देते हैं आपको प्रॉपर तरीके से। ये ऐसे कुछ लिया आपने, कुछ प्लेन दिखा दो यहाँ पर, और फिर आप यहाँ पर ऐसे जस्ट पॉइंट दिखा दो। तो ये हो गया ओरिजिन, ये एक्सिस है। तो ये डायरेक्ट लैटिस आपने कंसीडर किया होगा, और ये जो है ये है आपका रेसिप्रोकल लैटिस स्पेस, और ये इसको हम सोच लें, ये हमारे रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट्स हैं, रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट्स हैं। ये हमने बनाया, ये एरो दिखा दे यहाँ पर, रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट्स हैं। क्लियर? इस तरह से हम आपको दिखा पा रहे हैं कि हमने रेसिप्रोकल लैटिस स्पेस क्रिएट कर लिया। अब इसकी थोड़ा सा और डिटेलिंग में जाते हैं। तो जैसे रेसिप्रोकल स्पेस क्रिएट कर लिया है, तो भाई यहाँ पर इस रेसिप्रोकल पॉइंट से इस रेसिप्रोकल पॉइंट के बीच में कोई वेक्टर भी ड्रॉ कर सकते हो, जाहिर सी बात है। तो जैसे डायरेक्ट लैटिस में आप इस तरह से वेक्टर ए ड्रॉ कर रहे थे, एक वेक्टर बी ड्रॉ कर रहे थे, एक वेक्टर सी ड्रॉ कर रहे थे, तो ऐसे यहाँ पर भी आप सोच सकते हैं, यहाँ पर भी आप वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं ए बी सी। 3 डायमेंशनली सोचें, हम इधर भी प्लेन बना रहे हैं, इधर भी होगा, इधर भी होगा। तो आप एक सोचो, थोड़ी देर 3 डायमेंशनली सोचो कि ये जो पूरी जगह है ये ऐसे डॉटों से भरी हुई है। तो जैसे यहाँ हमारे पास क्रिस्टल है, तो इस क्रिस्टल के से यहाँ पर हमने वो सारा प्रोसेस करके बहुत सारे डॉट बना दिए। तो ये क्रिस्टल तो रियल है, लेकिन ये जो डॉट बने हैं ये हमने मैथमेटिकल तरीके से बनाए हैं। तो ये जो पूरा बन रहा है स्पेस, इसको हम रेसिप्रोकल लैटिस स्पेस कह रहे हैं। डायग्राम बनाने के लिए तो हम 2 डायमेंशनल ही बना सकते हैं, जैसे कि वहाँ बनाते थे डायरेक्ट लैटिस के लिए। तो जैसे डायरेक्ट लैटिस में हम ABC दिखाते थे, तो रेसिप्रोकल में भी हम ABC दिखा सकते हैं, रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट के बीच की दूरी। लेकिन इनको इससे अलग दिखाने के लिए हम यहाँ पर नोटेशन इस्तेमाल करते हैं A स्टार, यहाँ इस्तेमाल करेंगे B स्टार, और यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे C स्टार। तो A स्टार, B स्टार, C स्टार, ये नोटेशन इस्तेमाल होता है रेसिप्रोकल स्पेस में रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर को बताने के लिए। और डायरेक्ट लैटिस में हम इस्तेमाल कर रहे हैं ABC। ठीक है, तो अब और आगे लिखें, इन अगले पैराग्राफ से लिखना, इन एवरी रेसिप्रोकल लैटिस स्पेस, in every reciprocal lattice space, each lattice point correspond to each lattice point in reciprocal lattice space, each lattice point correspond to a set of parallel planes from direct lattice, a set of parallel planes from direct lattice। तो डायरेक्ट लैटिस में जहां प्लेन होंगे उन प्लेनों को प्रदर्शित करता हुआ एक बिंदु होगा रेसिप्रोकल लैटिस स्पेस में। दूसरा लिखोगे, द रेसिप्रोकल लैटिस स्पेस इज एम्प्टी, खाली है ना, दूर दूर होते इस फीचर को हम एम्प्टीनेस से दिखाते हैं। द रेसिप्रोकल लैटिस स्पेस इज empty in nature. The reciprocal lattice space is empty in nature. तीसरा लिखें, in reciprocal space similar to direct lattice, in reciprocal lattice space similar to direct lattice, the translational lattice vectors may define as A star,
B star and C star. Similar to direct lattice, the translational lattice vectors may also be defined for reciprocal lattice space as, ऐसा I think ज़्यादा बेहतर होगा. Similar to direct lattice, the translational lattice vectors may also be defined for reciprocal lattice space as A star, B star and C star. ठीक है. और फिर आगे लिखोगे these reciprocal vectors are related with direct lattice vector by following ways. अब जो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर हम बनाते हैं A स्टार, B स्टार, C स्टार, ये किससे जुड़ा होगा? डायरेक्ट लैटिस से. क्योंकि भाई डायरेक्ट लैटिस का ही तो आप एक रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर बना रहे हो. तो जैसे आपने कुछ नियमों के तहत डायरेक्ट लैटिस में ABC देखा, तो रेसिप्रोकल में भी आपको A स्टार, B स्टार, C दिखेंगे. तो अगर डायरेक्ट लैटिस में ABC चेंज होगा तो रेसिप्रोकल लैटिस स्पेस में भी आपको A स्टार, B स्टार, C स्टार आपके चेंज हो जाएंगे. आप जरा समझें कि कैसे जुड़े होते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है. इस पर आपको बिल्कुल डेफिनेटली न्यूमेरिकल्स छोटे छोटे या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तो निश्चित रूप से मिलने ही मिलने हैं. जरा समझें. ऐसा होता है जैसे मान लो कि आपने एक ये बनाया डायरेक्ट लैटिस का क्रिस्टल. ठीक है, ये डायरेक्ट लैटिस का क्रिस्टल है. इस डायग्राम को आपको बनाना भी होगा, समझ लें. अब हम सोचें कि ये जो दूरी है, ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. तो ये जो वेक्टर है यहाँ पर, ये है वेक्टर ए. वाई पे ले लिया आपने वेक्टर बी, जेड पे ले लिया आपने वेक्टर सी. तो ए बी सी आप दिखा रहे हो तो डायरेक्ट लैटिस के हैं. तो रूल ये बनाया गया एम.जे. बर्जर और जो ट्यूली और जो बहुत सारे और जो उस समय क्रिस्टलोग्राफर थे, उन लोगों ने सबने आम सहमति से कुछ रूल बनाए. तो उन्होंने कहा कि रेसिप्रोकल लैटिस स्पेस का जो वेक्टर होगा वो किसके परपेंडिकुलर होगा? वो परपेंडिकुलर होगा बीसी प्लेन के. ये देखो, ये बीसी प्लेन है ना, ये हमारी बीसी प्लेन है. तो जो हमारा बीसी प्लेन होगा, इसके परपेंडिकुलर हम एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे, इसके मान लो सेंटर से इस तरह का. और जो ये वेक्टर होगा ये हो जाएगा वेक्टर ए स्टार. सवाल है ये वेक्टर की लंबाई कितनी होगी? तो लॉजिक वही है, जो ये ए है इसका 2π/a कर दो. 2π/a कर दोगे तो जो डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस बिलोंग करेगी ए स्टार को. तो आपने क्या किया, ओरिजिन से दूरी नापी a, उसका 2π/a कर दिया. जो लंबाई निकली उस लंबाई को आपने इस प्लेन यानी कि बीसी प्लेन जो a को ना धारण करे उस वाले बीसी प्लेन से आपने एक लाइन खींच दी. ऐसे ही आपके पास एक प्लेन और था, ये वाला प्लेन. ये वाला प्लेन है. कौन सा प्लेन है? ये आपका BA प्लेन है. तो BA प्लेन के परपेंडिकुलर आप यहाँ से ड्रॉ करिए. तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा C स्टार. तो जो ये वेक्टर होगा कैसे होगा? जो BA प्लेन के यानी कि C के वेक्टर C के पैरेलल होगा C स्टार. ऐसे ही आपके पास ये पीछे प्लेन है, ये वाला प्लेन. जो ये वाला प्लेन है इसको हम थोड़ा सा ये ए स्टार है, ये सी स्टार है, इसके पैरेलल होगा. तो ये इधर से खींचा जाएगा, ऐसे होगा और ये हो जाएगा हमारा बी स्टार. आई डोंट नो कितना यूजफुल ये चित्र बन गया है, लेकिन जरा सा देखें. आई थिंक बहुत कुछ दिखा रहा है. इसको हम लैंग्वेज में लिख देंगे तो ठीक लगेगा.
तो हमने देखा कि जो रेसिप्रोकल लैटिस स्पेस ए स्टार है वो किसके परपेंडिकुलर है, वो बीसी प्लेन के अलोंग है, क्योंकि प्लेन की डायरेक्शन तो यही होगी ना, तो बीसी का नॉर्मल जो है वो नॉर्मल बीसी की डायरेक्शन जो है उसके अलोंग है, या कह लो वेक्टर बी वेक्टर सी के परपेंडिकुलर है। या इसको ऐसे कह सकते हैं बी क्रॉस सी के पैरेलल है ना, ये बी है ये सी, इसका क्रॉस प्रोडक्ट यही होगा, तो हमारा ए स्टार जो है वो पैरेलल है बी क्रॉस सी के। ऐसे ही बी स्टार पैरेलल किसके हो जाएगा, सी क्रॉस ए के, और सी स्टार पैरेलल हो जाएगा ए क्रॉस बी के। इस तरह से सेट किया हमने। क्यों ऐसा सेट किया, क्योंकि ऐसा सेट करने के बाद ही हम एक बढ़िया सी मैथमेटिक्स आगे देख पाएंगे। तो जो लोग शुरू के नियम बनाने वाले लोग थे, नीति निर्धारण करने वाले लोग जो थे, वो बहुत ही ज़्यादा माइंड स्ट्रॉमिंग करके, बड़ी बुद्धि लगा करके, बड़े हिट एंड ट्रायल करके, बड़ा पेन ले करके उन्होंने धीरे धीरे इस तरह की चीज़ें ड्रॉ कर रहे, इस तरह की चीज़ें बना रहे थे। तो लिखा आपने लैटिस वेक्टर बाय फॉलोइंग वेज। अब यहाँ पर 3 पॉइंट लिख लो। पहला पॉइंट लिखोगे द ए स्टार इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर बी एंड सी। देखो ए स्टार बी के परपेंडिकुलर भी है और सी के परपेंडिकुलर भी है। ए स्टार इज परपेंडिकुलर टू बोथ बी एंड सी और पैरेलल अलोंग द डायरेक्शन और पैरेलल अलोंग द डायरेक्शन बी क्रॉस सी। ए स्टार बी और वेक्टर सी के परपेंडिकुलर है, या इसको कहो कि वो पैरेलल है अलोंग द डायरेक्शन बी क्रॉस सी डायरेक्शन के पैरेलल है। तो एक ही चीज है वो हम जो कह रहे हैं यहाँ पर। ऐसे ही आप लिख सकते हो दूसरा कि वेक्टर बी स्टार इज, अब वही लिखें, इज पैरेलल along the direction C क्रॉस A। और तीसरा पॉइंट लिखोगे वेक्टर C स्टार इज पैरेलल along the direction A क्रॉस B। ये हमने रूल बना दिए। अच्छा, इन चीजों को अगर हम गणित के रूप में कन्वर्ट करने का चाहें तो क्या कर सकते हैं? देखो कर भी सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि आप देख रहे हो, जस्ट अ मिनट, आप देख रहे हो कि जो ए स्टार है ये बी के साथ कैसा है, ए स्टार बी के परपेंडिकुलर। तो इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हो, ए स्टार डॉट बी। भाई दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल है, तो 90 डिग्री का एंगल होने का मतलब है कि cos 90 और cos 90 जीरो हो जाएगा, तो वो जीरो हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप ए स्टार डॉट सी निकालोगे तो वो भी जीरो हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपने बी स्टार और बी स्टार मतलब ये वाला बी स्टार ए निकाला, तो बी स्टार ए निकाला तो वो भी जीरो हो जाएगा, और बी स्टार सी निकाला तो भी जीरो हो जाएगा। ऐसे ही अगर सी स्टार है तो सी स्टार ए निकालोगे तो जीरो हो जाएगा, सी स्टार बी निकालोगे तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि सब परपेंडिकुलर है। लेकिन होगा क्या, ए स्टार ए कितना होगा, तो आप कहोगे 1। लेकिन अगेन मैं आपको कह रहा हूँ, क्योंकि फिजिक्स में हम लोग पीरियोडिसिटी को बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये रेसिप्रोकल की बात है, तो यहाँ 1 की जगह पे 2 पाई लिखेंगे। आपने कहा ये कौन सा रूल से लिख दिया? अरे भाई रूल क्या है, ये क्रिस्टलोग्राफी का एक रूल है सिमेट्री को शो करने के लिए। ए डॉट ए पैरेलल है दोनों, तो कायदे से तो ये 1 होना चाहिए। अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ इसका 1 माने, मैग्नीट्यूड इसका 1 माने, तो कॉस की वैल्यू 1 है तो 1 होना चाहिए। बट हम यहाँ पर 2 पाई हर जगह क्यों रख रहे हैं? क्योंकि हम रेसिप्रोकल स्पेस की प्रॉपर्टी में उस पीरियोडिसिटी को रखना चाहते हैं। तो एक नोटेशन है, आप समझ लो दुनिया में और कहीं रूल एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन जैसे ही आप क्रिस्टलोग्राफी में आओगे, जैसे आप ये पूरे स्पेस और रेसिप्रोकल की बात करोगे, तो आपको एक नियम बता दिया गया कि ए स्टार ए
ए स्टार डॉट ए इज 2 पाई नॉट 1। मान लो इसको, मानोगे तो फायदे में रहोगे। ये नियम है, यहाँ के नियम, हमारे नियम है, हमारे इलाके का नियम ये है। तो ऐसा कुछ सोच, जबरदस्ती की बात है और कुछ, अब क्या कहें इसको, एक क्रिस्टलोग्राफी नोटेशन है इसको हम कहते हैं। तो ये रूल यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो हम इनको जरूर, ये तो बिल्कुल मतलब ये छटा हुआ एकदम बिल्कुल फेवरेट, ये हमारे कुछ चीज़ें हैं जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बिल्कुल पूछ लेते हैं। नहीं कुछ बनता है, कुछ समझ में आता है, बहुत जल्दी जल्दी करना होता है तो कहते हैं चलो यही पूछ लेते हैं, और बहुत अच्छी चीज़ है ये। अब एक चीज़ और देखें, हमने यहाँ लिखा था कि ए स्टार इज पैरेलल टू बी क्रॉस सी, ठीक है, ऐसा है भी, ए स्टार पैरेलल टू बी क्रॉस सी। तो पैरेलल हटाने के लिए मान लें कि पैरेलल है कि मतलब मान लो ए टाइम है, ए स्टार बी क्रॉस सी जो वेक्टर आएगा उस वेक्टर का ए टाइम है। अब ए कुछ भी हो सकता है, 2 गुना है, 3 गुना है, 6 गुना, पता नहीं क्या है, बट है ये ऐसा। तो हम मान सकते हैं ए स्टार बी क्रॉस सी जो वेक्टर होगा उसका ए टाइम है, ए सम कांस्टेंट। तो हम यहाँ पर आगे लिखें, यहाँ पे ऐसे लिखो, पहले लिखो बाई डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ reciprocal and direct lattice vectors, let A star is A time B cross C, ये वेक्टर है। मान लें ऐसा है, अगर ऐसा है तो आप लिख सकते हो A स्टार डॉट A बराबर ए डॉट बी क्रॉस सी। आपने इसका डॉट प्रोडक्ट ले लिया, तो डॉट प्रोडक्ट ले लिया तो इधर भी आप डॉट प्रोडक्ट दिखा सकते हो। आपने कहा रे सर बी क्रॉस सी डॉट ए लिखना चाहिए, क्योंकि आपने यहाँ राइट साइड में ए के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया है, तो यहाँ पे बी क्रॉस सी डॉट ए होना चाहिए, ठीक है। हमको मालूम है कि आप मॉडल अलजेब्रा को बहुत कस के उसको आप घोट चुके हो, लेकिन प्यारों क्या डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता? क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते कि ए डॉट बी सेम एज बी डॉट ए? लिख सकते हैं। दिक्कत कहाँ होती है? ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, वहां माइनस साइन आएगा। तो इसीलिए हमने बी क्रॉस सी डॉट ए को ए डॉट बी क्रॉस से लिख दिया। इसकी वैल्यू क्या निकाले हैं अभी? कहीं ये देखो लिखा था, ये 2 पाई है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? ए डॉट बी क्रॉस सी। तो यहां से ए की वैल्यू क्या आएगी? यहां से ए की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई ए डॉट बी क्रॉस सी। ये आ गया। तो अब थोड़ी देर के लिए मान लो ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। तो हम क्या लिखें? इक्वेशन नंबर 1 में अगर इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू पुट कर दें तो क्या हो जाएगा? तो आप लिख सकते हो बाई इक्वेशंस 1 एंड 2 आपके पास एक बहुत बढ़िया सा, बहुत प्यारा सा फॉर्मूला हो गया। ए स्टार बराबर 2 पाई बी क्रॉस सी ए डॉट बी क्रॉस सी। ऐसे ही मेरे ख्याल से आप में से कोई भी इसको कैंसिल नहीं करने वाला होगा। मत करना, ऐसा ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ऐसे ही लोग लिख सकते हैं बी क्रॉस बराबर 2 पाई सी क्रॉस ए अपॉन ए डॉट बी क्रॉस सी। और ऐसे ही सी स्टार के लिख सकते हैं 2 पाई ए क्रॉस बी अपॉन ए डॉट बी क्रॉस सी। बस अब ये जो है, अब इसको निकाल सकते, जैसे हमने ये निकाला वैसे निकाल सकते हो। तो ये जो है ये बहुत 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 महत्वपूर्ण फार्मूला है जो दिखा रहा है किस तरह से रेसिप्रोकल लैटिस स्पेस का वेक्टर और डायरेक्ट स्पेस का वेक्टर आपस में संबंधित है।
देख रहे हो ना, यहाँ B क्रॉस C डायरेक्ट के हैं, यहाँ रेसिप्रोकल का है. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन दैट शोज हाउ द रेसिप्रोकल वेक्टर रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स आर रिलेटेड विद द डायरेक्ट स्पेस लैटिस वेक्टर्स. लिखे यहाँ पर, above equations are representing the relation. Above equations are representing the relations between direct lattice vectors, relation between direct lattice vectors and reciprocal lattice vectors. तो अगर आपके पास A स्टार B स्टार C स्टार आ गया तो आपके पास एक और खूबी आ गई. देखो, जब हमारे पास डायरेक्ट लैटिस में हमने वेक्टर डिफाइन किए थे, मान लो ABC, तो हमने वेक्टर डिफाइन किया था ABC, तो हम वहाँ एक ट्रांसलेशनल वेक्टर T लिख सकते थे. कोई कांस्टेंट U1A, कोई कांस्टेंट U2B, कोई कांस्टेंट U3C, ऐसे हम लिख सकते थे. मैंने इसमें इसको ऐसे लिखा है, U1A1 प्लस U2A2 प्लस U3A3 ऐसे लिखा है. ठीक है, वो नोटेशन था हमारा अपना, लेकिन अब नोटेशन में हम ABC डिफाइन कर रहे हैं तो हम इस तरह लिख सकते हैं. अब हमने रेसिप्रोकल स्पेस में लिख दिया है A स्टार B स्टार C स्टार, मिल गए ना हमारे पास. तो अब हम रेसिप्रोकल वेक्टर लिख सकते हैं. जी, याद को देखो, पिछले लेक्चर में हमने जी कहा है, जी रेसिप्रोकल स्पेस का वेक्टर कहा है. अब सवाल आता है, भाई यहाँ पर ये क्या लिखोगे, ये कैसे लिखोगे, यहाँ नंबर कौन से लिखोगे. प्लस साइन होगा, डेफिनेटली होगा, लेकिन नंबर यहाँ क्या लिखा जाएगा. आपको जान के थोड़ा सा खुशी मिलेगी कि यहाँ पे जो नंबर लिखा जाएगा वो होगा H, वो होगा K, वो होगा L. बिल्कुल वही मिलर इंडिसेस ही यहाँ लिख रहे हो. अब आप कहोगे अरे ये कैसे कर दिया, मिलर इंडिसेस क्यों लिख दिया यहाँ पर, ऐसा कैसे. आप कुछ भी लिख सकते हो. प्यारों, जरा मिलर इंडिसेस निकालने का फॉर्मूला याद करो, सब जुड़ा है. मिलर इंडिसेस कैसे निकाला था, मिलर इंडिसेस आपने निकाला था कि पहले आपने इंटरसेप्ट निकाला, तो इंटरसेप्ट आया 1 इन्फिनिटी. फिर क्या किया था, इसका रेसिप्रोकल लिया था. फिर हमने कहा था इसका रेसिप्रोकल ले लो, तो 1/1 1/infinity, तो ये 1 0 0 आ गया था, और इसी को हम मिलर इंडिसेस कह रहे थे. तो यानी मिलर इंडिसेस की जब हम लोग समझा था, तो जो रेसिप्रोकल करने वाला लॉजिक था वो कहाँ से लोगों के दिमाग में आया, इसी रेसिप्रोकल स्पेस से ही उनके दिमाग में गया था. हम पढ़ उसको, देखो यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं फिजिक्स में खास तौर पर या मैथ में खास तौर पर, तो हम उसकी सारी क्रोनोलॉजी गड़बड़ा देते हैं. मतलब वो तो एक, अभी जैसे कोई चीज़ 1850 में डिस्कवर हुई, फिर कोई 1860 में हुई, कोई 1880 में हुई, 1910 में हुई, 1950 में, 1980 में हुई, इस तरह से विकसित हुआ. लेकिन जब हम पढ़ने बैठते हैं टेक्स्ट बुक में, तो सबसे पहले हमको बताई गई चीज़ 1850 वाली. ठीक, हमें तो सन नहीं दिया, हमने पढ़ लिया. फिर हमें हमें शुरुआत बताई गई 1980 वाली, सबसे लेटेस्ट, हमने पढ़ लिया. फिर हमें चीज़ बताई गई 1910 वाली, फिर बताई गई 1850 वाली. तो हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कॉन्सेप्ट डेवलप किस क्रम में हुआ था. सबसे पहले ये डेवलप हुआ था, तो अगर मिलर इंडिसेस सबसे पहले डेवलप हुई थी और उसमें रेसिप्रोकल निकाला, लोगों ने सीख लिया था, तो इस रेसिप्रोकल का आइडिया यहाँ पहली बार ओरिजिनेट हुआ था, या इस रेसिप्रोकल लेने का आइडिया फूरियर ट्रांसफॉर्म दे करके, फूरियर सीरीज के एनालिसिस करके रेसिप्रोकल स्पेस वालों को पहले आया था. तो ये गड़बड़ है, यही सबसे बड़ी गड़बड़ है. ये फिजिक्स की जो रिसर्च चल रही है, साइंस मैथ की रिसर्च चल रही है, उसमें लिखने वाले लोग यही कह रहे हैं, बेटा मतलब भाइयों ऐसा है कि थोड़ा सा क्रोनोलॉजी को तो बताओ. अरे नहीं है, कम से कम किताब में गड्ढमड हो गई है तो कम से कम बताओ तो बच्चों को कि पहले ये हुआ. क्योंकि अब तुम्हें सोचो, आपको हम स्वतंत्रता संग्राम सिखा रहे भारत का. हमने कहा कि लाल किले पे झंडा फहरा दिया गया. आपने कहा अच्छा, बहुत बढ़िया. फिर अंग्रेजों ने लाठी चार्ज कर दिया, लाला लाजपत राय घायल हो गए. आपने कहा ऐसे कैसे हिम्मत, जब भाग गए तो आए कहाँ से. फिर हमने कहा जलियांवाला बाग कांड हो गया. अब आप कह रहे हैं आज़ादी मिल गई तो उनकी हिम्मत कैसे पड़ी इतने लोगों को मार देने की. मैंने सब गड़बड़ा दिया ना. कोई जो पहले घटना हुई वो बाद में बता दी, जो बाद में हुई पहले बता दी. अब जब आप किताब लेके बैठते हो या खुद से सेल्फ स्टडी करना शुरू करते हो तो आपको समझ में नहीं आता ये कहाँ से सब रिलेटेड है.
तो वो टेक्स्ट बुक लिखने वालों की अपनी जो भी हो उसकी वो है। बट अभी आप ये समझिए कि ये रेसिप्रोकल का आइडिया मिलर इंडिसेस, मिलर जो कर रहे थे, बर्जर कर रहे थे, पीपी इवॉल्ड कर रहे थे, ये सब समकालिक लोग हैं। जैसे हम हैं, आप क्लास है, आपकी क्लास में सोचो सब साइंटिस्ट हैं। आपकी क्लास में एक आइंस्टीन है, एक आइंस्टीन है, एक श्रोडिंगर है, एक हाइजेनबर्ग है। तो आपकी क्लास में 10 लोग हो, 10 बड़े बड़े वैज्ञानिक हो और एक ही समय में हो। तो आप घर गए अपना कुछ खोज रहे हो, इन्होंने अपना कुछ खोजा, इन्होंने अपना कुछ खोजा, और सब उठा करके छाप रहे हो, दुनिया में बता रहे हो। तो लोग रिलेशन खोज रहे हैं, कैसे लोग ये आपस में बात कर रहे हैं। तो वैसा ही कुछ है यहाँ पर। तो यहाँ पर इन्हीं कारणों की वजह से HKL नाम आता है जी का, यानी कि जी रेसिप्रोकल स्पेस का वेक्टर है और वो HKL के थ्रू आपस में जुड़ा है और उनके अपने वेक्टर A स्टार, B स्टार, C स्टार, और जो कि ABC के थ्रू इस तरह से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से आज हम यहीं पे रुकते हैं। आज की क्लास में हमने कुछ बहुत अच्छी चीज़ें सीखी हैं। रेसिप्रोकल स्पेस को आगे बढ़ाया, उसके वेक्टर को सीखा, उसमें कैसे हम प्रॉपर्टी ड्रॉ करते हैं, मर्जर का MJ बर्जर का मेथड सीखा। अगले में हम इनकी हिसाब से इनकी स्टडी करके FCC BCC सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर सीखेंगे। और फिर उसके बाद वो सीख लिया तो फिर हम कुछ क्रिस्टल पैरामीटर लैटिस स्ट्रक्चर सीखेंगे एंड देन विल बी द एंड ऑफ दिस यूनिट। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट। अगर आप स्ट्रेंथ वाइज बात करें तो पूरे सिलेबस का 40% है इस यूनिट का वेटेज। आप देखोगे मार्क्स में भी यही वेटेज होगा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी यूनिट से पूछे जाएंगे। उसके बाद की जो यूनिट हैं, अगर उसमें हम बहुत बड़े बड़े डेरिवेशन को हटा दें, और हम हटाएंगे क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए तैयारी कर रहे हैं, हम डेरिवेशंस के 3-3 पन्ने 6-6 पन्ने के डेरिवेशन हटाएंगे, लेकिन हम पूरी एनालिसिस करेंगे उसकी एक एक चीज़ की, ताकि आपको फ़ायदा देगा। अगर आप कोई BHU या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो वहाँ भी आपको फ़ायदा देगा। तो चलो फिर उसको करते हैं आगे, और होपफुली हम कोशिश कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं बेटा इन चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने की। आपको हो सकता है शुरू में लेक्चर कम दिख रहे हो, आप थोड़ा सा नाराज़ भी हो रहे हो कि कैसे है, बट आई अश्योर यू आई एम ट्राइंग एट माई लेवल एज मच एज पॉसिबल कि हम आपके पास वो लेक्चर्स दे दें, 2-3 दिन में हम दे दें। हम लगातार हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। अब कल हम छुट्टी लिए हैं, हम संडे को छुट्टी तो होगी है, तो ये 2 दिन हम खाली दिन भर बैठ के रिकॉर्डिंग करेंगे, एडिटिंग करेंगे, ताकि आपको वो सारा मटेरियल प्रोवाइड हो जाए। तो मैं मतलब मानता हूँ ये थोड़ा सा वो सिंक्रोनाइजेशन गड़बड़ हो गया। आई शुड अपलोड मोर बिकॉज यू हैव परचेज विद सम फेथ, बट आई एश्योर यू प्लीज़, आप लोग प्लीज़ नाराज मत होइएगा, या आप लोग प्लीज़ उसको माइंड मत करिएगा। आप जो पढ़ रहे हैं आप पढ़ते रहिए, और जितना हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं हम कोशिश करेंगे कि हम बिल्कुल स्ट्रीमलाइन टाइम बाउंड के अंदर वो चीज़ें आपको प्रोवाइड करा दें। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।